बच्चों, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक था आवर्ती गुण। आवर्ती गुण में पिछले लेक्चर में हमने आयनन ऊर्जा के बारे में समझ लिया था। आज उसी क्रम में आयनन ऊर्जा वाले रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करेंगे और उसका आवर्त सारणी में किस प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाता है, आवर्त में कैसी प्रवृत्ति दर्शाता है, वर्ग में कैसी प्रवृत्ति दर्शाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा से इसे आज आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आयनन ऊर्जा के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी, उसे एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को, देखो गैसीय परमाणु है, उदासीन गैसीय परमाणु है, आइसोलेट गैसीय परमाणु है, उससे क्या है ना, उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से अनंत तक ले जाने के लिए, अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, अर्थात एक उदासीन गैसीय परमाणु से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये आयनन ऊर्जा की परिभाषा हो गई थी। अब उसी क्रम में आज हम देखेंगे कि आयनन ऊर्जा, देखो ये तो प्रथम आयनन विभव की बात है। द्वितीय आयनन विभव क्या हुआ, अब जो है वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हमारे पास क्या हो गया, धनायन हो गया। अब उस धनायन से एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा दूसरा आयनन विभव कहलाता है। और अभी द्विधनायनी आयन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी, तृतीय आयनन विभव। देखो आवश्यक ऊर्जा मतलब ऊष्माशोषी प्रक्रम है। तो अब आज इसके आगे का पार्ट देखते हैं। अब ये आवर्त सारणी में किस प्रकार का व्यवहार करता है। देखो, आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, एक एक कोष बढ़ता जाता है। देखो आवर्त में ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे तो कोष, एक एक कोष बढ़ता जाएगा, जिससे क्या होगा, परमाणु त्रिज्याओं के मान भी बढ़ते जाएंगे। अब यद्यपि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन परमाणु त्रिज्याओं के मान में अधिक वृद्धि होने के कारण, देखो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं वैसे तो, लेकिन त्रिज्या, मुख्य कोष बढ़ने के साथ में जो त्रिज्या बढ़ रही है, वो तो इस त्रिज्या में के मान में वृद्धि के कारण उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। भाई जब आकार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ तो रहे हैं लेकिन उस रेशो में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बाह्यतम जो नाभिकीय आकर्षण है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर, वो कम हो जाएगा। अब जब नाभिकीय आकर्षण कम हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलने लग जाएंगे, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। भाई कम ऊर्जा देंगे जिसमें ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ना। अतः एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के मान में क्या होती है, कमी होती है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, सारणी दी गई है। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम क्या है, S1 है सब में। अब इसका आयनन ऊर्जा की बात करें हम, तो आयनन ऊर्जा की क्रम देखते हैं हम। देखो 520, 496, 419, 403, 370। तो आयनन ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है ऊपर से नीचे जाने पर। क्यों घट रही है, क्योंकि आकार बहुत ज्यादा बढ़ गया तो प्रभावी नाभिक आवेश क्या हो गया उस पर, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर, उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, अर्थात नाभिकीय आकर्षण का मान कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे फर्स्ट वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है, सेकंड वर्ग में भी ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव के मान यहाँ दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट आयनन विभव, सेकंड आयनन विभव होता है। अब सेकंड आयनन विभव की कंडीशन में क्या होता है, स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है, तो सेकंड आयनन विभव का मान भी ऊपर से नीचे जाने पर घट रहा है। बट थर्ड ए वर्ग में, वर्ग 13 में इतनी नियमितता नहीं होती है। ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान में कमी तो होती है, बट सीक्वेंस नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण देखते हैं। देखो हम यहाँ पे देखते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थीलियम, इनका अध्ययन करते हैं। अगर IP3 की बात करें डायरेक्टली, देखो यहाँ पर आयनन विभव फर्स्ट का मान क्या होगा, घट रहा है, फिर वापस से बढ़ गया, फिर घट रहा है, फिर बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आयनन विभव की छोड़ते हैं अपन, थर्ड आयनन विभव की चर्चा करते हैं। थर्ड आयनन विभव घट रहा है लेकिन फिर बढ़ गया, फिर घट रहा है, फिर बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो गैलियम का और थीलियम का, इन दोनों का आयनन विभव क्या हो रहा है, वापस बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ जा रहा है, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर इस टेबल को अध्ययन करने से स्पष्ट है कि गैलियम का आयनन विभव एल्यूमिनियम से थोड़ा अधिक है, जबकि एल्यूमिनियम से कम होना चाहिए था। यहाँ पर हम यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर घट रहा है ना, तो एल्यूमिनियम का आयनन विभव ज्यादा, या एल्यूमिनियम का आयनन विभव से गैलियम का आयनन विभव ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं तो ये कम है, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव के मान में वापस वृद्धि हो रही है। जबकि थेलियम से इंडियम तक, जब
देखो इंडियम से थेलियम तक गए तो वापस घटना चाहिए था, लेकिन वापस बढ़ जा रहा है। और ये काफी, यहाँ पे तो थोड़ा ही अंतर है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर है इसका। इसका अंतर देखते हैं। इसका कारण यह है कि बोरॉन से एल्यूमिनियम के बीच में 8 तत्व है। ठीक है, बोरॉन से एल्यूमिनियम के बीच में कितने तत्व आते हैं? 8 तत्व आते हैं। अतः इनके नाभिकीय आवेश में केवल 8 प्रोटॉनों की वृद्धि होती है, जबकि एल्यूमिनियम से गैलियम के बीच में 10 संक्रमण तत्व मिलाकर टोटल कितने तत्व हो गए? 8 + 10 18 तत्व हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि नाभिकीय आवेश में 18 प्रोटॉन की वृद्धि हो जाएगी, इसलिए आयनन विभव का मान अपेक्षा से थोड़ा अधिक हो जाता है। अर्थात अब एक साथ ही 18 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या में भी 18 प्रोटॉन की वृद्धि हो गई, तो वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा आकर्षित कर पाते हैं। तो इस तरह से इसका जो आयनन विभव है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार इंडियम व थेलियम के बीच में 14 अंतर संक्रमण तत्व आ गए, एफ ब्लॉक के तत्व आ गए, तो टोटल तत्व कितने हो गए? 32 हो जाते हैं, जिससे नाभिकीय आवेश में 32 प्रोटॉनों की वृद्धि हो जाती है और आयनन विभव का मान अपेक्षा से फिर से बढ़ जाता है। ठीक है। अब इसके विपरीत अगर हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जाए, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक आवर्त में, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ही परमाणु का बाह्यतम कोष तो वही रहता है। ठीक है, लेकिन नाभिकीय आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप देखो, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण की मात्रा बढ़ती जाएगी। अर्थात जब नाभिक है वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षण बल से आकर्षित करके रखता है, जिससे उन्हें निकालने के लिए अधिक ऊर्जा क्या, जब कोई बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से मजबूती से बंधा हुआ है तो उसे निकालने के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी ना हमें। अतः आयनन, अब जब अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है। अतः एक आवर्त में परमाणु क्रमांक के बढ़ने से तत्व के आयनन ऊर्जाओं के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, देखो यहां पर हमने एक टेबल में दिखाया है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इनका आयनन विभव की अगर तुलना करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि देखो लिथियम का 520 है, फिर 899, फिर 801, 1086, नाइट्रोजन का 1402, ऑक्सीजन का 1314, फिर फ्लोरीन का 1681 और ये नियोन का 2080। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि देखो बेरिलियम का आयनन विभव तो ठीक है, लेकिन बोरॉन का घट गया, या फिर यूं बोलें कि बेरिलियम का इससे बढ़ गया। दूसरा कार्बन, नाइट्रोजन का ठीक है बढ़ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का फिर से कम हो जाता है। तो यहाँ पर एक इसमें भी अंतर आता है कि बेरिलियम बोरॉन के बीच में और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक डिफरेंस आता है। इसको भी समझते हैं। देखो इसको समझते हैं कि प्रथम आयनन विभव के मान के बारे में समझ रहे हैं। लिथियम से नियोन की ओर जानते हैं, तो वैसे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 2 अपवाद हैं, बेरिलियम और नाइट्रोजन। बेरिलियम अपवाद है और नाइट्रोजन अपवाद है कि इनका आयनन विभव तुलनात्मक रूप से बढ़ जाता है, हाई होता है, जिनके आयनन विभव अपेक्षा से बहुत अधिक होते हैं। अब इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझते हैं एक बार। बेरिलियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2s2 स्थायी विन्यास है, जबकि नाइट्रोजन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2s2 2p3 अर्धपूरित कक्षक है, ये भी स्थायी विन्यास है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन 2s2 विन्यास से निकालना होता है। जब 2s2 क्या पूर्णपूरित कक्षक है, ये पूर्णपूरित कक्षक है, तो इससे निकालने के लिए हमें क्या होगा? पूर्णपूरित कक्षक स्थायी होते हैं, उनसे निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे हम यहाँ पर, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है यहाँ पर? 1s2 2s2 2p3, 2s कक्षक पूर्णपूरित है और 2p कक्षक अर्धपूरित है, अतः यह भी अधिक स्थायी है। तो स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें फिर से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आधे अथवा अर्धपूरित अथवा पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है? जो आधे भरे हुए कक्षक या पूर्ण भरे हुए कक्षक है, उनका स्थायित्व ज्यादा होता है। स्वाभाविक है कि इन कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। यही कारण है कि बेरिलियम और नाइट्रोजन का आयनन विभव का मान तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। ठीक है, और इसी स्थायी अर्थपूर्ण कक्षकों के कारण फास्फोरस का आयनन विभव सल्फर से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट आवर्त में नेक्स्ट देखते हैं, उत्कृष्ट गैसों का विन्यास सबसे ज्यादा स्थायी होता है, अतः प्रत्येक आवर्त में उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव का मान उच्च होता है। क्षार धातुएं यदि एक इलेक्ट्रॉन खो दें तो वे उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लेती है, अतः इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ही निकल जाता है और प्रत्येक आवर्त में एक क्षार धातु का आयनन विभव न्यूनतम हो जाता है। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मकता। हम देखते हैं
जिस तत्व का आयनन विभव का मान कम होता है उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। अतः ये तत्व क्या होते हैं? प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। अब एक आवर्त में आयनन विभव का मान क्या है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ता जाता है, अतः विद्युत धनात्मकता का मान कम होता जाता है। और एक वर्ग में आयनन विभव का मान कम होता जाता है, अर्थात विद्युत धनात्मकता का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब संक्रमण तत्वों की बात करें। ठीक है। संक्रमण धातुओं का आकार एवं बाह्यतम विन्यास लगभग समान होते हैं, अतः इनके आयनन विभव के मानों में अधिक अंतर नहीं होता। देखो संक्रमण धातु होते हैं, उनका आकार भी और बाह्यतम विन्यास दोनों क्या होता है? समान ही होता है, अतः इनके आयनन विभव के मानों में अधिक डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता। जिससे चल रहा है उसी के आसपास आसपास चलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रासायनिक व्यवहार की व्याख्या। आयनन विभव के मान से हम तत्व के रासायनिक व्यवहार का भी अनुमान लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे उसको समझते हैं, देखते हैं यहाँ पर। कम आयनन विभव वाले तत्व क्रियाशील होते हैं। कम आयनन विभव का मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल दे। ठीक है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, ढीला बंधा इलेक्ट्रॉन हो, तो वैसे तत्व क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं। अतः क्षार धातु अत्यंत क्रियाशील होती है, जबकि उच्चतम आयनन विभव वाले तत्व उत्कृष्ट गैसें, जैसे उच्चतम आयनन विभव किसका होता है? उत्कृष्ट गैसों का होता है, क्योंकि स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालना है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः उत्कृष्ट गैसें अत्यंत अक्रिय होती है। क्यों? क्योंकि इनका आयनन विभव अत्यंत उच्च होता है। तो देखो आयनन विभव के आधार पर हमने पता लगा लिया कि तत्व क्रियाशील होगा या अक्रिय होगा। कम आयनन विभव इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा और क्रियाशील होगा। जिसका उच्च आयनन विभव होगा वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागेगा, तो अक्रिय होगा। दूसरा है कम आयनन विभव लेता तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, अतः प्रबल अपचायक की बातें व्यवहार करते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग दे। ठीक है। तो वो क्या होंगे? अपचायक की बातें व्यवहार करेंगे। ठीक है। थर्ड है हमारा आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकने की प्रवृत्ति के कारण कम आयनन विभव वाले तत्वों की प्रकृति धात्विक होती है। ठीक है। कम आयनन विभव वाले तत्व किस प्रकृति के होते हैं? धात्विक प्रकृति के होते हैं। आयनन विभव का मान बढ़ने के साथ तत्वों में धात्विक गुण कम होते जाते हैं। यही कारण है कि आवर्त सारणी में बाएं हाथ की ओर धात्विक और दाएं हाथ की ओर अधात्विक तत्व होते हैं, जबकि उनकी सीमा रेखा पर उपधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं। देखो यहाँ पे धात्विक नेचर के बारे में समझ लिया कि जिनके आयनन विभव कम होता है या आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, तो वो कौन से तत्व होते हैं? धात्विक तत्व होते हैं। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते हैं वो कौन से तत्व होते हैं? अधात्विक तत्व होते हैं। तो हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट साइड में तो आयनन विभव का मान कम होता है, जबकि राइट साइड में आयनन विभव का मान उच्च होता है। तो हमें पता लगा सकते हैं कि जहां उच्च आयनन विभव है वहां पर क्या होगा? अधात्विक प्रवृत्ति होगी। जहां पर आयनन विभव का मान निम्न है वहां पर क्या होगा? धात्विक प्रवृत्ति होगी। ठीक है। नेक्स्ट है आयनन विभव के मानों से किसी तत्व द्वारा किस प्रकार का बंध बनाया जाएगा, इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। जैसे देखते हैं क्षार धातुओं के आयनन विभव का मान अत्यंत कम होता है, अतः उनकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है लिथियम को छोड़कर। अतः ये यौगिक किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं। जब बहुत आसानी से धनायन बना रहा है तो ये धनायन बनेगा तो कहीं ऋणायन से संयोग करेगा, तो ये किस प्रकार के यौगिक बनाएंगे? आयनिक यौगिक बनाएंगे। नेक्स्ट है आयनन विभव के मानों के आधार पर यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि किस प्रकार के यौगिक बनने की संभावना है और किन किन यौगिकों के बनने की संभावना नहीं है। जैसे सोडियम के प्रथम आयनन विभव का मान बहुत कम होता है, जबकि द्वितीय आयनन विभव का मान बहुत अधिक होता है। अतः सोडियम का एक परमाणु, देखो सोडियम का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा था। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है हमारे पास में? जैसे सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? 3s1 2s2 p6 3s1, यही होता है। अतः जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग के स्थायी विन्यास ग्रहण कर रहा है ना। 2s2 2p6 स्थायी विन्यास प्राप्त कर लिया। अब जैसे देखते हैं यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें सोडियम में से, तो 1s2 2s2 2p5 ये विन्यास रहेगा हमारे पास अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो देखो स्थायी विन्यास से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। सोडियम प्लस स्थायी विन्यास था, यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यंत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती, बहुत उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। अतः इन दोनों का आयनन विभव का अंतर बहुत अधिक होता है। इसका मतलब इस स्थायी विन्यास से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अत्यंत उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं यहाँ पर देखो सोडियम का प्रथम आयनन विभव का मान तो बहुत कम है, लेकिन द्वितीय आयनन विभव का मान बहुत ही अधिक होता है। अतः सोडियम का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागकर आसानी से सोडियम आयन तो बना सकता है,
लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+2 या Na2+ आयन नहीं बना सकता। ठीक है, ठीक। Na2+ आयन क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः यही कारण है कि NaCl सोडियम क्लोराइड तो बनता है क्योंकि Na+ आयन उपस्थित है, लेकिन NaCl2 यौगिक नहीं बनता। अब NaCl2 यौगिक क्यों नहीं बनता? क्योंकि Na2+ आयन बनना संभव नहीं होता है। इसके विपरीत मैग्नीशियम क्लोराइड यौगिक तो बनता है, लेकिन मैग्नीशियम देखो MgCl2 तो बनता है लेकिन MgCl नहीं बनता। इसका भी कारण है कि Mg जो उदासीन परमाणु है वो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कौन से क्या त्यागेगा? दोनों ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है और स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये कौन से इस कंडीशन में रहेंगे? Mg+2 आयन की उपस्थिति में रहता है। तो ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया कि MgCl2 बनता है लेकिन NaCl2 नहीं बनता। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, NaCl बनता है लेकिन MgCl नहीं बनता, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन तो हमारे पास है ही सही कि MgCl2 बनता है लेकिन MgCl नहीं बनता, और NaCl2 बनता है लेकिन NaCl बनता है लेकिन NaCl2 नहीं बनता है। तो 4 क्वेश्चन हमारे पास में इसी एक लाइन के ऊपर निर्धारित हो गए। अब इनका कारण ये है कि देखो MgCl2 यौगिक बनता है लेकिन MgCl नहीं बनता। इसका क्या कारण है? कि मैग्नीशियम के प्रथम और द्वितीय आयन अनुभव में अंतर अधिक नहीं है। साथ ही दूसरे इलेक्ट्रॉन को त्यागने के पश्चात मैग्नीशियम जो होता है स्थायी नियॉन विन्यास प्राप्त कर लेता है। अतः Mg+2 आयन तो बनता है लेकिन Mg+ आयन नहीं बनता। यही कारण है कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 तो बनता है लेकिन MgCl का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब तृतीय वर्ग के तत्वों के आयन अनुभव के मान इतने उच्च होते हैं कि वह सहसंयोजक यौगिकों का ही निर्माण करते हैं। देखो, उच्च आयन अनुभव होगा तो कौन से यौगिक? सहसंयोजक यौगिक बनेंगे। यद्यपि विलीन अवस्था में उच्च जलयोजन ऊर्जा के कारण ये आयनित हो जाते हैं। बोरॉन के अत्यंत छोटे आकार के कारण इसके आयन अनुभव के मान बहुत अधिक होते हैं। अतः कभी कभी तो ये B+3 आयन नहीं बनाता, जबकि देखो बोरॉन क्या होता है, छोटा होता है तो कभी भी B+3 आयन नहीं बनाता। जबकि LCl3 में कुल आयन अनुभव के मान इसकी तुलना में देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, उसका कुल आयन अनुभव 5137 किलोजूल पर मोल होता है। इसकी तुलना में इसकी जलयोजन ऊर्जा का मान क्या होता है? 5808 किलोजूल पर मोल होता है। ये उच्च होता है, अतः Al3+ आयन बनता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हो गया हमारे पास कि B+3 नहीं बनता जबकि L+3 बनता है। क्यों बनता है? कारण हमारे सामने है। अब आगे देखते हैं हम। ऑक्सी अम्ल तथा अकार्बनिक क्षार दोनों में ही OH समूह उपस्थित होता है, लेकिन ऑक्सी अम्लों में ये O- आयन बनाकर प्रोटॉन मुक्त करता है, जबकि क्षारों में ये OH- आयन के रूप में मुक्त होता है। इसके कारण की व्याख्या भी आयन अनुभव के आधार पर कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जैसे NaOH में सोडियम का आयन अनुभव का मान अत्यंत कम है, अतः ये अपना इलेक्ट्रॉन OH को देकर Na+ और OH- आयनों के रूप में मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो एक क्षार के रूप में व्यवहार करता है और एक प्रबल क्षार की बात व्यवहार करता है। जबकि इसके विपरीत HOCl या HONO2 मतलब HNO3 HOCl के आदि में ऑक्सी अम्लों में OH से जुड़े हुए परमाणु जैसे क्लोरीन या नाइट्रोजन के आयन अनुभव के मान अत्यंत उच्च होते हैं। तो इनके आयन अनुभव के मान तो उच्च होंगे ना, अतः ये इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं करते हैं। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेकर H+ आयन मुक्त होता है, जबकि ऑक्सीजन खुद क्या करता है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेता है और H+ आयन मुक्त कर देता है। अतः प्रबल अम्लों की बात व्यवहार करते हैं। तो HOCl अम्ल की बात व्यवहार करते हैं, HNO3 अम्ल की बात व्यवहार करते हैं, जबकि NaOH क्षार की बात व्यवहार करते हैं। ये भी समझ में आ गया हमें इसका कारण भी। तो आयन अनुभव के आधार पर हमने अम्ल क्षार की व्याख्या भी कर दी। ठीक है, इसी प्रकार सोडियम के आयन अनुभव के मान मैग्नीशियम से कम लेकिन पोटेशियम से अधिक होते हैं। अतः NaOH की क्षारीय प्रबलता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से तो अधिक है लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कम होती है। देखो, आयन अनुभव के मान मैग्नीशियम ऊपर से नीचे जाने पर आयन अनुभव का मान क्या होता है? भाई ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयन अनुभव का मान घटेगा ना, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन ढीला बंधा हो गया, इतनी मजबूती से बंधा हुआ नहीं तो आसानी से त्याग सकते हैं। और जिसका आयन अनुभव के मान कम होंगे उसकी क्षारीय प्रवृत्ति मतलब देखो यहाँ पर हमने क्षारीय प्रवृत्ति भी निकाली थी, इसकी क्षारीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आयन अनुभव वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।